हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और मैं वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आ जाता है, सीए फाउंडेशन में भी आता है और बेसिकली कहीं ना कहीं आपके जो 11th के एग्ज़ाम्स आप देने जाओगे उसके अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है। तो इसीलिए मुझे इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले डिमांड को समझने से पहले हम कहीं ना कहीं एक आधा बेसिक कंसेप्ट समझें, एक स्टोरी सुनते हैं, ताकि हमें डिमांड के बारे में कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम डिमांड के बारे में स्टोरी समझने के लिए कहते हैं, भाई सपोज़ आप लोगों का 10th का रिज़ल्ट पेंडिंग है और मैं कहता हूँ भाई आपके 10th के रिज़ल्ट में 95% मार्क्स आ जाए। अभी रिज़ल्ट पेंडिंग था, आप सोच रहे हो कि अगर मेरे 95% मार्क्स आ जाएंगे तो मैं क्या क्या चीज़ें करूँगा। तो मेरे दिमाग में था कि भाई मैं पार्टी करूँगा, ठीक है, फिर मैं शॉपिंग करूँगा। ये वो प्लान है जो रिज़ल्ट आने के बाद मैं करने वाला हूँ। इसके बाद पार्टी करूँगा, शॉपिंग करूँगा से मैं भाई कहीं घूमने जाऊँगा। उसके बाद नई नई ड्रेसेस लूँगा, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी, बहुत सारी मेरे पास प्लानिंग थी और ये सारी प्लानिंग मैंने अपने घर वालों को बताई और घर वालों ने मेरे से क्या कहा, ले बेटा 1000 रुपये ले और जी ले अपनी ज़िंदगी। देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या थी, मुझे वो समझने की कोशिश करो। देखो, कहीं ना कहीं मेरे पास डिज़ायर तो है, मेरे पास डिज़ायर, इच्छा, मेरे पास डिज़ायर तो है कि चलो भाई मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा और ये भी करूँगा। 4 ऑप्शंस मेरे पास हैं, लेकिन मेरे पास घर वालों ने पैसे नहीं दिए। तो नहीं दिए तो मेरे पास क्या नहीं है, एबिलिटी टू पे। क्या नहीं है, एबिलिटी टू पे, यानी कि मेरे पास पैसे खर्च करने की क्षमता नहीं है। और देखो, डिज़ायर भी है और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या करता, विलिंगनेस टू पे। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताने की कोशिश करी। डिमांड बनने के लिए मुझे 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। भाई सबसे पहले उसके लिए मेरे पास इच्छा होनी चाहिए, यानी कि भाई मैं पार्टी करूँगा, ये सब चीज़ें। और फिर चलो पार्टी तो करूँगा, पार्टी कर दी मान लिया, लेकिन मेरे पास, मैंने क्या कहा जी, क्या होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे। पैसे खर्च करने का मन भी होना चाहिए और मन भी हो, चलो भाई मेरे पास पैसे होते मैं खर्च भी कर देता। तो तीसरे नंबर पे कहीं ना कहीं मेरे पास मेरी औकात, मेरी हैसियत भी होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे, कि मैं उसे खर्च कर सकूँ। देखो, आज मैं आपसे पूछूँ भाई आईफोन चाहिए क्या, आईफोन चाहिए क्या, तो आप क्या कहोगे, हाँ जी आईफोन तो चाहिए। इच्छा तो है, ठीक है। अगर पैसे होते तो आप खर्च भी कर देते, विलिंगनेस टू पे, खर्च भी कर देता, लेकिन अपने जेब में उतने पैसे नहीं हैं, एबिलिटी टू पे नहीं है। तो ये जो आपकी आईफोन की जो इच्छा है ना, वो सिर्फ इच्छा ही रह जाएगी, वो कभी भी डिमांड नहीं बन पाएगी। मेरी बात क्लियर हो रही है। तो इसलिए एक सिंपल सी नॉर्मल इच्छा को डिमांड बनने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक तो डिज़ायर होनी चाहिए, एक विलिंगनेस टू पे, आपका मन होना चाहिए खर्च करने का, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, एबिलिटी टू पे, अपनी हैसियत, अपनी औकात होनी चाहिए उस चीज़ को खर्च करने की। ओके है मेरी बात। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर हम डिमांड की डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो हम किस तरह लिखेंगे, ये देखिए, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए commodity consumer is willing and able to buy, willing and able to buy at different prices at different point of time। तो ध्यान से समझने वाली बात है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी है वो क्या है, वो देखो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर, मैं हाईलाइट करने की बात करूँ तो सबसे पहले हम हाईलाइट कर रहे हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, अलग अलग क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर
खरीद सकता है और ख़रीदना चाहता है, और उसके पास अलग अलग कीमत पर और अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर। ओके, तो डिमांड बेसिकली वो चीज़ है जो कंज्यूमर अलग अलग कीमत पर, अलग अलग प्राइस पर ख़रीदना चाहता है, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड। ओके, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसे टेबल के तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो ये कैसे है। सपोज प्राइस है और ये है हमारी क्वांटिटी, दो चीज़ें हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग कीमत पर। तो देखो 10 रुपये की चीज़ थी तो मैं कहीं 100 पीस खरीद रहा था, अब वो चीज़ 20 रुपये की होगी तो मैं 80 खरीद रहा हूँ, अब वो 30 की हो गई तो मैं 60 पीस खरीद रहा हूँ। देखो लॉजिक समझ में आ रहा है ना, या नहीं आ रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग कीमत पर जब मैं अलग अलग क्वांटिटी खरीदता हूँ अलग अलग समय पर, तब वो आपकी बन जाती है डिमांड। ओके, और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से देखना, अब मैं एक नई डेफिनेशन बता रहा हूँ इसी में से। अगर मैं सिर्फ इसमें से एक पोर्शन उठा लेता, सिर्फ एक पोर्शन उठा लेता, एक पोर्शन मतलब मैं आपसे पूछता भैया 20 रुपये में कितना सामान खरीदा, तो आप मुझे फट से जवाब देते टेबल देख के, सर हमने खरीदा 80 रुपये, 80 यूनिट्स खरीदी, 20 रुपये में 80 यूनिट खरीदी। क्लियर है मेरी बात। तो ये है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है ये? क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान से समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। डिमांड बड़ा कंसेप्ट है, पूरी टेबल की बात करता है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कीमत पर जो हम खरीदने जा रहे हैं। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पर्टिकुलर है कि भैया 20 रुपये पर आपने कितना सामान खरीदा। तो डेफिनेशन के अंदर क्या चेंज होगा, ध्यान से देखो। जब भी मैं क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं इसी के आगे देखो हल्का हल्का मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू, डिफरेंट की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर। डिफरेंट की जगह हम वर्ड यूज़ करने वाले हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक निश्चित क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी जो कस्टमर खरीद रहा है एक निश्चित प्राइस पर। डिफरेंट की जगह अब हम वर्ड यूज़ करेंगे पर्टिकुलर प्राइस, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम की जगह हम वर्ड यूज़ करने वाले हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो देखो क्या हमने चेंज किया, डिमांड वाली डेफिनेशन में अलग अलग कीमत अलग अलग प्राइस की बात कर रहे थे, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा है, तो हमने उसके लिए वर्ड यूज़ किया क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसीलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। तो देखो डिमांड के बारे में हमने डिटेल पढ़ ली है। उसके बाद ये आपकी डिमांड की डेफिनेशन आ गई है, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, और यहाँ पर स्पेसिफिक क्वांटिटी या स्पेसिफिक की जगह मैं पर्टिकुलर क्वांटिटी वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ। और इसके बाद डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब बोले तो डिमांड की टेबल। तो अभी अभी हमने जो ये टेबल बनाई है, ये जो टेबल है इसे मैं कहता हूँ डिमांड शेड्यूल, डिमांड की टेबल। तो डिमांड की टेबल आपको क्या दिखा रही है, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन। ओके हो गया। तो द टेबल शोइंग प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। तो अब मेरे पास दो तरह की टेबल होती है, कौन कौन सी दो, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोले तो आपका सिर्फ एक कस्टमर की डिमांड दिखाने वाली टेबल। तो सपोज मैं यहाँ पर साइड में ही बना देता हूँ आपको, तो याद रहेगा 10, 20, 30 ऐसे। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी एक कंज्यूमर की, एक कंज्यूमर मान रहा हूँ तो से 100, 80 और उसके बाद आपके पास 60। ये कंज्यूमर एक की डिमांड है। तो अगर मैं सिर्फ एक डिमांड की स्टडी कर रहा हूँ तब वो इंडिविजुअल। अगर मैं यहाँ पर एक कस्टमर की और डिमांड का शेड्यूल बना लूँ से 120, 100 और 80, भाई कस्टमर भी थोड़ा सा अपना अमीर आदमी है तो वो महंगी कीमतों पर भी सामान ज़्यादा खरीद सकता है। तो बेसिकली कस्टमर बी क्या कह रहा है, कस्टमर बी ने ये सामान खरीदा, तो मार्केट में कितना सामान बिका, 10 रुपये का अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितना सामान बिका, तो 220 यूनिट यहाँ बिकी, 180 यूनिट यहाँ बिकी और 140 यूनिट्स यहाँ बिकी। तो बेसिकली ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहीं ना कहीं एक सिंगल कंज्यूमर की बातें कर रहा है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है उस सब की टोटल डिमांड कर देंगे, तब वो आपके पास आ जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो देखो आपके पास ये टेबल दे रखी है,
मार्केट डिमांड शेड्यूल। और जब मैं इस डिमांड शेड्यूल्स को, इस टेबल को कहीं ना कहीं ग्राफ के ऊपर कन्वर्ट कर दूंगा, जब यानी कि मैं इसका डायग्राम बना दूंगा, तो डिमांड कर्व बन जाएगा। कर्व मतलब बेसिकली आपको याद रखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब मैं टेबल का ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तब वो बन जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और वो है आपका डिमांड कर्व। हो गया ओके। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो इंडिविजुअल वाली टेबल का बनाया, मार्केट डिमांड कर्व जो मार्केट वाली टेबल का बनाया। तो ये आपका इंडिविजुअल दिखा रहा है, और जब मैं ये एक इंडिविजुअल हो गया, दो इंडिविजुअल हो गया, जब मैं इनका टोटल कर देता हूँ तब ये आपके पास मार्केट वाला आ जाता है। ओके हो गया। यहाँ तक बड़ा इजी टॉपिक था। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का मतलब है डिमांड कर्व की ढलान। तो ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल इजी सा याद रखना है आपको, जो भी प्राइस है यहाँ पर और जो भी क्वांटिटी है यहाँ पर वो हमें याद रखनी है। तो कभी भी हम स्लोप की बात करेंगे तो हमें कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी। अभी अभी हमने देखा ना, चीज़ें महंगी होती जा रही थी तो मैं कम खरीदता जा रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या समझना है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, तो इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन है। ये बात समझ में आई। तो जब भी हम स्लोप निकलने की कोशिश करेंगे तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो गया ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये रहा देखो, ये रहा चेंज इन प्राइस और ये है चेंज इन क्वांटिटी। इसे बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रायंगल को मत समझना सर ये नया सा ट्रायंगल कैसे आ गया। मैं आपको एक बार इसका डिटेल दे देता हूँ डायग्राम का। सपोज़ मैं 10 रुपये में 100 चीज़ें खरीद रहा था, 10 रुपये में 100 पीस खरीद रहा था। ओके, 10 रुपये में 100 पीस खरीद रहा था। अब प्राइस रह गया जो है, अब हमारा जो प्राइस रह गया है वो कम हो गया। प्राइस कम हो गया तो मैंने सामान ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। से प्राइस 5 रुपये रह गया और मैंने ख़रीदना शुरू कर दिया 150 यूनिट्स। हो गया ओके। तो एक पॉइंट तो आपका ये आ गया और एक पॉइंट आपका ये आ गया, और जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये डिमांड कर्व आ जाएगा। तो ये जो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग, बस ये वाला जो पॉइंट है इसी को इसने डार्क किया हुआ है। ये जो मैं इससे डार्क कर रहा हूँ सिर्फ उसने डिमांड कर्व के ऊपर ये वाली चीज़ शो कर रखी है। ओके, तो इसलिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये चेंज इन प्राइस है डेल्टा पी और ये चेंज इन क्वांटिटी है डेल्टा क्यू। ओके, सिर्फ क्या याद रखना है, स्लोप याद रखनी है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन होता है इसलिए इसके आगे माइनस साइन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं। तो इसको लिए मैं आपको सबसे पहले एक थोड़ी सी समरी समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्ट भी पूछा जाता है और कहीं ना कहीं अगर मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं तब भी। तो बेसिकली सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। मैं बीच में एक वर्ड जोड़ रहा हूँ, वहाँ पर लिखा होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी। याद रखने के लिए आप बीच में एक वर्ड जोड़ लेना, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। ऑन कमोडिटी का मतलब बोले तो मेरी कमोडिटी का प्राइस। मेरी कमोडिटी का प्राइस, सपोज अगर मैं कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ तो कोक का प्राइस। ओके, मैं पेप्सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ तो पेप्सी का प्राइस। तो आप अपने आप को कोई भी एक कंपनी मान सकते हो इसे समझने के लिए। ठीक है, तो जो कह रहा है कि जब भी मैं प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी की बात कर रहा हूँ तो बाकी सारे फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं जब सिर्फ अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो लिखता है अदर थिंग्स या अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो भाई, जब मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ तो पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, और जब मैं पड़ोसी की बात करूंगा ना तो अपने घर में क्या हो रहा है नहीं पता। तो जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी कीमत की बात कर रहा हूँ, तो अदर फैक्टर्स को मैं क्या मान लूँगा, कांस्टेंट। तो अब अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, अगर मेरा प्रोडक्ट महंगा होगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो, प्रोडक्ट महंगा होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्रोडक्ट सस्ता होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई पहले प्राइस मैं 10 रुपये पर 100 पीस खरीद रहा था, प्राइस महंगा हो गया,
मैंने 50 यूनिट खरीदनी शुरू कर दी। प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्राइस और क्वांटिटी में आपके पास कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, एक को दूसरे की शक्ल पसंद नहीं है इसलिए दूर दूर भागते हैं। हो गया डन। अब आ जाता है हमारे पास दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी तक मैं अपने कमोडिटी के प्राइस की बात कर रहा था, अब मैं पड़ोसी के प्राइस की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये अदर फैक्टर है। तो लिखता है रिलेटेड गुड्स में मेरे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक होता है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से वाला होता है, सबसे पहले उसको समझे। सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए हम समझते हैं कोक और पेप्सी। क्या मतलब, डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, मैं किसी दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भैया कोक दे दो, बोला नहीं है, मैं कहूँगा भाई पेप्सी दे दो। तो लॉजिक क्या है कि जब मैं एक चीज़ को दूसरे चीज़ पर इजीली रिप्लेस कर सकता हूँ, एक के स्थान पर दूसरे स्थान को यूज़ कर सकता हूँ, एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, तब वो आपका बन जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब ध्यान देने वाली बात, कैसे समझेंगे इसे। सपोज दोनों की बोतल का प्राइस 30-30 रुपये है, दोनों की बोतल का प्राइस 30-30 रुपये है। तो अगर कोक महंगी हो जाए, से कोक की बोतल का प्राइस महंगा हो जाए, 35 रुपये हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, लोग सस्ते वाले चीज़ की तरफ भागेंगे कि नहीं भागेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस महंगा हो जाएगा तो दूसरे की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे कोक से पेप्सी पे। ऐसे ही अगर कोक अपना प्राइस कम कर दे, 25 रुपये कर दे, प्राइस कम हो जाएगा, तो पेप्सी लोगों को महंगी लगनी शुरू हो जाएगी। लोग कहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, कोक पर। तो बेसिकली अल्टीमेट आपके पास क्या चीज़ करनी है वो समझो। तो कहता है कि जैसे ही प्राइस कम होगा तो वैसे ही उसके दूसरे वाले प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। ओके मेरी बात। ऐसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को स्टडी करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर हम सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं कार और पेट्रोल। बेसिकली कार और पेट्रोल मिलकर ही मेरी एक चीज़ की डिमांड को पूरा करती है। जैसे मुझे कहीं घूमने जाना है तो मेरे पास कार है, पेट्रोल नहीं है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मेरे पास कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट चीज़ पेट्रोल है और कार नहीं है, तब भी मैं कहीं घूमने नहीं जा सकता। तो मुझे क्या चीज़ समझने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, वो है आपके पास दोनों चीज़ें मिलकर मेरी एक ज़रूरत को पूरा करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जैसे आपके पास प्रिंटर और इंक, बॉल पेन और इंक, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। तो अब हम पेट्रोल का प्राइस अगर महंगा हो जाए, तो पेट्रोल कार की जो डिमांड है, वो क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए, प्राइस कम हो जाए पेट्रोल का, तो इस कार की डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। यही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है जो मुझे समझना है। तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स ने मुझे पॉजिटिव रिलेशन दिखाने की कोशिश करी कि एक चीज़ बढ़ रही थी, मेरा प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, मेरा प्राइस कम तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे कार और पेट्रोल की बात करें, एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर मेरा पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। तो ये है नेगेटिव रिलेशन। क्लियर हो गया। इसके बाद आपके पास हम 2 पॉइंट्स फटाफट यहाँ से स्टडी कर लें। देखो ये रहा ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। कहीं ना कहीं मैं ओन प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख दिया। जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ेगा वैसे ही मेरी डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब डिमांड जो है वो सिकुड़ जाएगी, कम हो जाएगी। ओके। उसके बाद हमने रिलेटेड गुड्स के बारे में पढ़ा। रिलेटेड गुड्स में मैंने कहा सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे चाय, कॉफ़ी, पेन, इंक, बॉल पेन और इंक पेन, तो ये सब आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। एक के स्थान पर दूसरे को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। तो लिख रहा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कोज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर। ऐसे ही अगर एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहीं ना कहीं वो गुड्स जो मिलकर मेरी एक डिमांड को पूरा करते हैं। तो लिखता है इफ़ अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन, तो अगर एक की कीमत कम होगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर एक की कीमत ज़्यादा होगी तो दूसरे की डिमांड
कम हो जाएगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं अपोजिट या नेगेटिव रिलेशन दिखा रहे हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर मतलब एक आदमी जो पैसे कमाता है उसके हिसाब से। तो हम इसे बिल्कुल इजीली स्टडी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर को हम दो लेवल पर स्टडी करते हैं। एक है हमारे पास नॉर्मल गुड्स और एक है हमारे पास इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स को क्या करेंगे वो देखो। नॉर्मल गुड्स को स्टडी करने का मतलब क्या है? नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है जो नॉर्मल क्वालिटी के गुड्स हमारे पास आते हैं। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ लेते हैं जैसे देसी घी आम घरों में आता है। अच्छा, इन्फीरियर गुड्स हम मान लेते हैं हल्की क्वालिटी के गुड्स से डालडा घी। ठीक है, एक आम आदमी की नज़रों में देसी घी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और डालडा घी की इम्पोर्टेंस कम है। ये बात क्लियर हुई? तो ऐसे ही हम यहाँ पर स्टडी करें की कोशिश करें तो क्या होगा वो देखो। अगर मैं सपोज करो मेरी इनकम है 50,000 रुपये महीना पर मंथ, तो मैं घर में क्या करूँगा? देसी घी की एकदम नदियाँ बहा दूंगा ना, ले भाई हर चीज़ में देसी घी लगा, देसी घी लगा, भर भर के खा। तो बेसिकली जब मेरी इनकम ज़्यादा होती है तो मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा करता हूँ और घर में हल्की चीज़ तो आने ही नहीं दूंगा, तो इसकी डिमांड कम करता हूँ। तो इनकम ज़्यादा तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम, और इनकम ज़्यादा तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा। सपोज भाई लॉकडाउन में अपनी नौकरी चली गई, 50,000 की जो सैलरी थी या तनख्वाह थी वो 10,000 की रहेगी। अब मेरी इनकम कम हो गई तो यहाँ पर मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम कर दूंगा। इनकम कम होगी तो घर में थोड़ी बहुत हल्की क्वालिटी की चीज़ें लाना शुरू कर दूंगा। तो बेसिकली ये है आपका रिलेशन। ओके, डन। इसके बाद आपके पास आ जाता है टेस्ट और प्रेफरेंस। टेस्ट और प्रेफरेंस में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बड़ा से नहीं लिखना। अगर कोई चीज़ आपके टेस्ट में आती है, यानी कि कोई चीज़ आपको पसंद है, तो आप उसे महंगे दाम पर भी खरीद लोगे। और जैसे ही कोई चीज़ आपका सपोज करो ट्रेंड में है, फैशन में है, ट्रेंड में है, फैशन में है, तो वो चीज़ें आप खरीद लोगे। जैसे आप सपोज करो एक वो पुराना सा टीवी आता था, बड़ा डब्बा, ठीक है, और जैसे आपके पास एक एलईडी। तो बेसिकली आपके पास क्या चीज़ आपको समझनी है कि जब आपके सपोज एलईडी महंगी है 20,000 रुपये की, लेकिन फिर भी आजकल फैशन में है, तो लोग एलईडी की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं टीवी जो है वो बेचारा आउट ऑफ फैशन हो गया, तो उसकी डिमांड कम कर रहे हैं। ऐसे आपके पास एक्सपेक्टेशन के आगे वर्ड लिख लेना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। क्या लिख लेना? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये लाइन पूरी हो जाएगी आपकी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि फ्यूचर के अंदर आपके प्राइजेस कैसे लग रहे हैं। आज सपोज करो मैं चीनी लेने जाता हूँ दुकानदार के पास, आज चीनी की कीमत है 40 रुपये। दुकानदार मेरे से बोला भैया 2 दिन के बाद ये जो चीनी है वो ये कम से कम 60 रुपये किलो हो जाएगी। तो मैं आज भर भर के ख़रीदूँगा या नहीं ख़रीदूँगा? तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर किसी के प्राइस बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आज उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर वो दुकानदार कहता है भाई साहब 1 हफ्ते के बाद ये चीनी 20 रुपये किलो रह जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड कम हो जाएगी। हो गया? ओके, ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद मार्केट डिमांड फंक्शन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की बातें कर रहा है। पॉपुलेशन साइज ऑफ अ नंबर ऑफ बायर्स, यानी कि आपके पास पॉपुलेशन कितनी है, आबादी ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, आबादी कम होगी तो डिमांड कम रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आपकी इनकम किस तरीके से बटी हुई है। भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि भाई कुछ पैसे रिच के पास हैं और कुछ लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो वो पुअर हैं। तो बेसिकली जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड कम रहेगी। रिच लोग तो सारी चीज़ें खरीदेंगे, पुअरों के पास पैसे नहीं होंगे खरीदने के लिए। लेकिन अगर यही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता, सबके पास बराबर पैसे होते, कोई रिच कोई पुअर नहीं होता, तो डिमांड ज़्यादा होती, क्योंकि सारे के सारे लोग चीज़ें खरीद सकते थे। बेसिकली वही लॉ ऑफ डिमांड है जो अभी अभी हमने पढ़ा था ऊपर प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी में। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखने के बाद यहाँ पर आपकी प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है। ओके, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम और प्राइस घटेगा तो डिमांड ज़्यादा। इसके बाद आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशन का मतलब कहीं ना कहीं हमने कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रख रखा है।
कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हमने कांस्टेंट रख रखा है। कौन सी चीज़ों को हमने कांस्टेंट रख रखा है? जो भी हमने अदर फैक्टर्स लिखे थे, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स अदर फैक्टर्स थे। तो बेसिकली टेस्ट और प्रेफरेंस को हमने कांस्टेंट मान लिया, इनकम को हमने कांस्टेंट मान लिया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हमने कांस्टेंट मान लिया, और कहीं ना कहीं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो थी उसे भी हमने कांस्टेंट मान लिया। इसके बाद आपके पास ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। वाई, ये रीज़न पूछ रहा है भाई, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और ऐसा क्यों होता है जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो ये रीज़न पूछ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिटर्मिनेंट्स के बाद इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी में आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही मैं किसी चीज़ को कंज्यूम करता हूँ तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मेरे लिए क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। और अगर सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी तो मैं उसके लिए पैसे ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा या कम देने की कोशिश करूँगा? तो मैं हमेशा उसके लिए पैसे जो है कम देने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही मैंने पहली कमोडिटी कंज्यूम करी तो सेटिस्फेक्शन कम, तो जब मैं दूसरी तभी खरीदूंगा जब वो मुझे प्राइस कम करके देगा। तो जब वो प्राइस कम करेगा तभी मेरी डिमांड बढ़ेगी। पहला रीज़न समझ में आ गया। यहाँ पर इनकम इफेक्ट लिख रखा है, इसे आप रियल इनकम इफेक्ट कर लेना। ठीक है, रियल इनकम इफेक्ट का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर से होता है। ठीक है, रियल इनकम इफेक्ट कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर से डिपेंड करती है। सपोज़ आपने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है, सपोज़ आप बाज़ार गए हो चीनी लेने गए हो, तो सपोज़ चीनी का प्राइस है 50 रुपये किलो। चीनी का प्राइस है 50 रुपये किलो और आपके पास है 100 रुपये। तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ 2 ही किलो चीनी खरीद पाओगे। अगर ये प्राइस जो है वो कम हो जाता, से प्राइस जो है वो 20 रुपये रह जाता, 20 रुपीज़ रह जाता चीनी का प्राइस, तो आप 100 रुपये में ही कितनी चीनी खरीद पाते? 5 किलो खरीद पाते या नहीं खरीद पाते? तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहता है कि अगर प्राइस कम हो जाता है तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, मैं सेम पैसों में ज़्यादा सामान खरीद पाता हूँ। और ऐसे ही अगर प्राइस महंगा हो जाएगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाता है। कहीं ना कहीं ये आपको कोक और पेप्सी वाली याद फिर से दिला रहा है। कोक और पेप्सी दोनों के दोनों 30 रुपये की हैं। ये कोक है, ये पेप्सी है। तो अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे? महंगी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देंगे सस्ते से। सब्स्टिट्यूट का मतलब महंगी चीज़ को छोड़ना शुरू कर देंगे, सस्ती चीज़ को ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही प्राइस कम होगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पड़ोसी के सामान वाले बंदे भी आपकी दुकान पर आना शुरू कर देंगे। इसके बाद साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, इसको हम समझते हैं मिल्क से, दूध से। साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप को हम कहीं ना कहीं समझते हैं मिल्क से। कैसे समझेंगे? मिल्क से अभी 70 रुपये किलो है, 70 रुपीज़ kg। तो आधे लोगों की पहुंच से बाहर है, मतलब आधे लोग, गरीब लोग उसे नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये अगर 20 रुपये किलो रह जाए, से सस्ता हो गया, इसका प्राइस कम हो गया, तो जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब ये उनके बजट में आ जाएगा। तो प्राइस कम होते ही इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही इसका एक और ऑप्शन है मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस का मतलब डिफरेंट यूजेस। तो जैसे दूध ही समझ लेते हैं, इसमें दूध 70 रुपये किलो है, तो मैं सिर्फ चाय और कॉफ़ी में यूज़ कर रहा था, ओके हो गया। लेकिन जैसे ही दूध सस्ता हुआ तो घर में दूध, मक्खन, घी, पनीर, अगर 20 रुपये किलो रह गया दूध, तो अब घर में तो मैंने दूध की नदियाँ बांधी ना। अब मैं मक्खन, पनीर, दही, घी सब कुछ दूध से ही निकाल रहा हूँ। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़। तो जैसे ही प्राइस कम होगा डिफरेंट यूजेस बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ जाएगी। ओके, ये आ जाता है आपके पास तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि आपकी लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पर फेल हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड फेल होने का मतलब क्या है? अभी हमने कहा था कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी। तो फेल होने का मतलब क्या है इस लॉ का? कि भैया प्राइस कम हुआ, डिमांड कम हो गई, प्राइस ज़्यादा हुआ, डिमांड ज़्यादा हो गई। लॉ फेल होगी या नहीं होगी? तो कहाँ कौन सी बातें हैं जहाँ पर आपकी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाती है? तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। इसे लिख लेना, अलग से हटके चीज़ें।
अलग से हटके चीज़ें। बेसिकली अलग से हटके चीज़ें का मतलब है आज आईफोन जो लोग यूज़ कर रहे हैं, आज महंगी गाड़ियाँ BMW मर्सिडीज़ यूज़ कर रहे हैं। भाई सस्ती गाड़ी में भी काम चल जाता, सस्ते फ़ोन में भी काम चल जाता, हम वन प्लस में भी काम चला लेते, लेकिन आईफोन ही क्यों लिया? क्योंकि भाई सबसे पहले सबके पास नहीं होगा, ठीक है, सबसे पहले सबके पास नहीं होगा। तो जब आप मार्केट में या पार्टी में जाओगे तो गिने चुने 10-15 बंदों के पास वो फ़ोन होगा। तो बेसिकली आप वहाँ पर मार्केट में अलग से हटके दिखाई दोगे ना। तो वो कह रहा है कि आईफ़ोन की डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा है। कल को आईफ़ोन अगर 20-30 हज़ार रुपये की रेंज में आ जाता तो क्या हो जाता, आम आदमी के लिए वो उतनी ये कह सकते हो कि यूटिलिटी नहीं देता जितना वो महंगे कीमत के साथ दे रहा है। क्योंकि अगर वो सस्ता हो जाता तो वो स्टेटस सिंबल नहीं रहता तो वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन या अलग से हटके चीज़ नहीं दिखाई देती, वो कॉमन हो जाती। ओके, गिफन गुड्स को हम मान लेते हाईली इन्फीरियर गुड्स, बहुत ही हल्की क्वालिटी के गुड्स, डालडा घी से भी एकदम लुल क्वालिटी जिसे हम कहते हैं, वो वाले गुड्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा वो समझो। गिफन गुड्स का मतलब क्या है? गिफन गुड्स का मतलब है बहुत ही हल्की क्वालिटी के। तो गरीब लोग बेचारे सर्वाइव ही इन गुड्स पे करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं। तो अगर इनका प्राइस बढ़ गया तो बेचारों को क्या करना पड़ेगा, और कहीं से पैसे निकाल कर इसके ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए भाई सपोज सब्जी बनाने के लिए कोई ना कोई घी तो चाहिए ना। तो बेसिकली वो क्या करेंगे, वो अपने कहीं ना कहीं और से कंजप्शन को कट करेंगे और इस सामान को ज़रूर खरीदेंगे। तो गिफन गुड्स आर हाईली इन्फीरियर गुड्स शोइंग वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव का मतलब, इनकम इफेक्ट कौन सी, वो जो हमने पीछे पढ़ी थी। इनकम इफेक्ट का मतलब इनकम ज़्यादा तो डिमांड कम होगी इन्फीरियर गुड्स की। तो एज ए रिज़ल्ट व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स, तो अगर इन लोगों की कीमत गिर जाती है, इवन व्हेन दिस इज़ रिलेटिवली चीपर देन अदर गुड्स, देन दिस इज़ कॉल्ड गिफन पैराडॉक्स। तो बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो से देसी घी आपका आता है 400 रुपये किलो, डालडा घी आपका आता है 200 रुपये किलो, और ये भाई ये अपना बिल्कुल ही सस्ता क्वालिटी का जो घी आता है, सस्ता घी जिसे हम लिख रहे हैं, दैट इज़ 100 रुपये किलो। ओके, तो देखो 100 रुपये से लेके 200 रुपये की रेंज में कुछ है ही नहीं। तो आपको गरीब लोगों को मजबूरी में यही प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ेगा। 110 हो जाए तब भी ख़रीदना पड़ेगा, 120 हो जाए तब भी ख़रीदना पड़ेगा। तो वो यही बात यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि मजबूरी है आपकी, बढ़ती कीमत पर भी आपको सामान खरीदना पड़ेगा। ओके, उसके बाद इर्रेशनल जजमेंट, इसके आगे लिख सकते हो क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर। तो कई बार आपको कोई चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती तो आप क्या करते हो भाई, जो महंगा लगता है वही ख़रीद लेते हो। क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं होता है कि अगर इसकी कीमत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अच्छी क्वालिटी होगी। तो ये बात वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, इसके बाद डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो एक्सेप्शन वाले केसेस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड भी घट रही है। तो एक्सेप्शन वाले केस में हमेशा पॉजिटिव स्लोप डिमांड कर्व बनेगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड मूवमेंट। देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया था क्वांटिटी डिमांडेड कहीं ना कहीं शॉर्ट कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट है, और चेंज इन डिमांड वाइडर कंसेप्ट है। तो इसी के दूसरे नाम है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम मूवमेंट भी कह देते हैं और चेंज इन डिमांड को हम शिफ्टिंग भी कह देते हैं। ओके मेरी बात। तो सबसे पहले मूवमेंट की बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट का ही दूसरा नाम मैंने क्या कहा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मूवमेंट कहीं ना कहीं प्राइस की वजह से होती है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी की वजह से होती है। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी का मतलब क्या है वो समझो। मूवमेंट दो टाइप की है, एक है आपके पास एक्सपेंशन और एक है आपके पास कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब है कहीं ना कहीं डिमांड का बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है कहीं ना कहीं डिमांड का घटना।
तो बेसिकली अगर प्राइस की वजह से बात करें तो प्राइस की वजह से डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस कम होगा। तो हम पहले टेबल बना रहे हैं, प्राइस था 10, मैं ख़रीद रहा था 100 पीस, और प्राइस हो गया 5 रुपये, और अब मैं ख़रीद रहा हूँ 500 पीस। तो प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ऐसे ही अगर हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का डायग्राम बनाएं तो प्राइस और क्वांटिटी है, 10 रुपये में ख़रीद रहा था, 10 रुपये में ख़रीद रहा था 100 पीस, और अब प्राइस हो गया 15 रुपये, और अब मैं ख़रीद रहा हूँ सिर्फ 50 पीस। क्लियर हो गया। अब हम चाहें तो इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस आता है, यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी आती है। प्राइस था 10 रुपये, मैं ख़रीद रहा हूँ 100 पीस। प्राइस था 10 रुपये, मैं ख़रीद रहा हूँ 100 पीस। प्राइस रह गया 5 रुपये, मैं ख़रीद रहा हूँ 500 पीस। प्राइस कम हो गया, डिमांड ज़्यादा होगी। ओके, तो पहले मैं इस पॉइंट पर था, अब मैं इस पॉइंट पर हूँ। तो बेसिकली ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तो इट इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर दूसरे वाले का डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। प्राइस था 10 रुपये, प्राइस था 10 रुपये, और मैं ख़रीद रहा था 100 पीस। प्राइस हो गया प्राइस हो गया 15 रुपये। प्राइस हो गया 15 रुपये, प्राइस हो गया 15 रुपये, और अब मैं ख़रीद रहा हूँ 50 पीस। बेसिकली पहले मैं इस पॉइंट पर था, अब मैं इस पॉइंट पर हूँ। ये होगी आपकी अपवर्ड मूवमेंट, अप, और ये डाउन। हो गया डायग्राम। ओके, इसके बाद आपके पास शिफ्टिंग वाले डायग्राम आ जाते हैं। देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अभी अभी हमने पढ़ा, मैंने कहा इसे ही हम मूवमेंट कहते हैं। इसमें दो टाइप होती है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कब होगी, जब प्राइस कम होगा। कॉन्ट्रैक्शन कब होगी, जब प्राइस बढ़ेगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है चेंज इन डिमांड। बेसिकली ये दूसरा कंसेप्ट है, और ये कहीं ना कहीं अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर हम शिफ्टिंग की बातें कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग की बातें कर रहे हैं तो कैसे करेंगे वो देखो। शिफ्टिंग फिर से कहीं ना कहीं अदर फैक्टर्स की वजह से होती है। वो ढेर सारे आपने पीछे अदर फैक्टर्स पढ़े थे वही। अगर फिर डाउट हो तो फिर पीछे जाकर वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी दो तरह की होती है, इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड। ठीक है, यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं होता, इंक्रीज़ इन डिमांड। यहाँ पर प्राइस जो है वो सेम रहता है, फिर भी कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ या घट रही होती है। तो अगर हम टेबल बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे। प्राइस 10 रुपये था, मैं क्वांटिटी ख़रीद रहा हूँ 100 पीस। प्राइस अभी भी 10 रुपये है, और मैं ख़रीद रहा हूँ 200 पीस। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं प्राइस की वजह से आपकी डिमांड में चेंज नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आपके अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में आपको चेंजेस देखने को मिले। तो ऐसे डिक्रीज इन डिमांड की कहानी भी यही रहेगी। प्राइस है, क्वांटिटी है, प्राइस 10 है, 10 ही रहा। पहले मैं 100 पीस खरीद रहा था, अब मैं 50 पीस खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि प्राइस सेम है, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज नहीं है, कहीं ना कहीं अन्य कारणों की वजह से चेंज है। तो बेसिकली ये है आपके अदर फैक्टर्स। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली की बात करूँ कैसे बनेंगे डायग्राम्स, तो प्राइस तो 10 रुपये ही चल रहा है, ये तो मैंने कांस्टेंट कर दिया। पहले मैं 100 पीस खरीद रहा था, 100 पीस। अब मैं कितने पीस खरीद रहा हूँ, 200 पीस। ये हो गया आपका राइट साइड। देखो इस लाइन के राइट साइड ये चीज़ जा रही है, तो मैं इसे लिखता हूँ राइटवर्ड शिफ्टिंग, या फिर आगे की तरफ जा रही है तो हम इसे लिखते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग। ओके हो गया, तो दोनों ही नाम इसके दे सकते हैं। सेम ऐसे ही दूसरे वाले का डायग्राम बनाएंगे। प्राइस तो कांस्टेंट है, और क्वांटिटी तो पहले मैं ख़रीद रहा था 100 पीस, 100 पीस खरीद रहा था, अब मैं कहीं ना कहीं ख़रीद रहा हूँ 50 पीस। तो कहीं ना कहीं मैं पीछे की साइड आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं पीछे की साइड आ रहा हूँ। तो इसे हम या तो कहेंगे बैकवर्ड शिफ्टिंग, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे लेफ्टवर्ड। इस लाइन से पीछे की साइड जा रहा हूँ तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ओके हो गया, यहाँ तक कोई डाउट। इसके बाद देखो फटाफट हम देख सकते हैं,
ये आपका एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, इसने डायग्राम बना रखा है, और ये होगी आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड का सिकुड़ना, प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी जो है वो कम हो गई, अपवर्ड मूवमेंट। इसके बाद आपके पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड आ गया। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में मैंने कहीं ना कहीं कहा था प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, फिर भी आपकी डिमांड बढ़ रही है, राइट साइड शिफ्टिंग। और अगर हम बात करें कॉजेज़ की, क्या क्या कारण होंगे भाई, देखो मैंने कहा था अदर फैक्टर्स ही कारण होंगे, तो अदर फैक्टर में देखो डिमांड बढ़ने के क्या कारण है, कस्टमर की इनकम बढ़ गई, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की डिमांड बढ़ गई, पॉजिटिव टेस्टेड हो, ये चीज़ें टेस्ट और प्रेफरेंस में चल रही हैं, फ्यूचर में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपके कारण हैं इसके। इसके बाद आप आ जाते हो डिक्रीज़ इन डिमांड में। डिक्रीज़ इन डिमांड में वही प्राइस सेम है, कहीं ना कहीं डिमांड कम हो रही है, बैकवर्ड शिफ्टिंग, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, इसकी बातें आप कर रहे हो। फिर वही इनकम कम होगी भैया बिल्कुल। उसके बाद सब्स्टिट्यूट गुड ने अपने प्राइस कम कर दिए होंगे, पेट्रोल महंगा हो गया होगा, कस्टमर को ये चीज़ें आउट ऑफ फैशन लगने लगी होंगी, और फ्यूचर में लग रहा है कि आपके प्राइस कम हो जाएंगे, तो आज आपने करंट डिमांड गिरा दी। उसके बाद ये आपके कई सारे डिफरेंस दे रखे हैं, ये आप ईजीली अब आप कर सकते हो। देखें भाई कुछ और बचा क्या, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। देखो क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहीं ना कहीं रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड है। रिलेटेड गुड्स का मतलब कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स और आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले उसने मुझे सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बताने की कोशिश करी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में क्या लिखता है वो समझो। लिखता है डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स प्राइस इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो वो कहता है कि डिमांड ऑफ ए कमोडिटी भाई आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स में चेंज होता है प्राइस में, तो डिमांड में क्या फ़र्क आता है। अभी हम इसको इस तरीके से समझते हैं, देखो ध्यान से समझना। मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, टी और कॉफ़ी, ठीक है। मैंने कहा भैया कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो ऐसे। तो आप इसे कोक और पेप्सी से भी समझ सकते हो, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ किसका, चाय का। देखो चाय का प्राइस पोज करो, चाय का एक कप मुझे 20 रुपये में मिल जाता था, कॉफ़ी का भी एक कप मुझे 20 रुपये में मिल जाता था, कॉफ़ी वाले ने अपने प्राइस बढ़ा दिए। तो कहीं ना कहीं चाय का प्राइस तो वही है। तो जब भी मैं चाय की तरफ से डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा, चाय की तरफ से डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा तो किस तरीके से, प्राइस तो चाय का कॉन्स्टेंट है, प्राइस तो चाय का कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जो लोग पहले कॉफ़ी पीते थे वो अब चाय पीना शुरू कर देंगे, तो राइट साइड शिफ्टिंग हो गई ना। और ऐसे ही अगर ये कॉफ़ी जो है 10 रुपये की रह जाती तो ये कहीं ना कहीं बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाता। ओके है मेरी बात, ये आ गया बैकवर्ड शिफ्टिंग। उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो मैंने कार और पेट्रोल का एग्जांपल लिया था। मैंने कहा था भैया पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, ठीक है, तो मैं कार के 100 पीस खरीद रहा हूँ। पेट्रोल 100 रुपये लीटर है और मैं कार के 100 पीस खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो देखो, देखो कार के कहीं ना कहीं मैं 100 पीस खरीदने की कोशिश कर रहा था, तो अगर पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया, पेट्रोल जो है महंगा हो गया, कार के प्राइस उतने ही थे उतने ही हैं, तो पेट्रोल अगर महंगा हो जाएगा, 120 रुपये लीटर हो जाएगा, तो मैं कहीं ना कहीं इसकी कार की डिमांड को कम कर दूंगा। हो गया ओके। ऐसे ही सेम आपके पास आ जाता है, अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो कार की डिमांड राइट साइड चली जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये है आपका क्रॉस प्राइस इफेक्ट, मैं आपको पहले ही समझा चुका था। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और डिमांड, अब ये इनकम और डिमांड के डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पर वही नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक ही डायग्राम में दोनों समझा देता हूँ। यहाँ पर प्राइस से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर प्राइस से तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्राइस कांस्टेंट है। नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल गुड्स में मैंने कहा था अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ भैया अगर डिमांड बढ़ गई तो राइट साइड कैसे, इनकम बढ़ी है, पहले 50,000 कमा रहा था अब लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा, तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मेरी इनकम कम हो जाएगी तो मैं लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाऊँगा। तो ये इनकम ज़्यादा, ये इनकम कम। अगर मैं यही सेम डायग्राम इन्फीरियर गुड्स के लिए बनाता, हल्की क्वांटिटी के गुड्स के लिए बनाता, तो क्या होता, ये मेरी नॉर्मल इनकम है, अब मेरी इनकम जो है वो
इन्फीरियर गुड्स के बारे में कह रहा हूँ, इन्फीरियर गुड्स के बारे में कह रहा हूँ। तो सपोज़ करो अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं इन्फीरियर गुड्स की, हल्की गुड्स की डिमांड कम कर दूंगा, तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर मेरी इनकम कम हो जाएगी तो हल्की गुड्स की क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब मेरी इनकम इनकम कम हो जाएगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। सिर्फ यही चीज़ें आपको यहाँ पर रखने की कोशिश करें। देखो, जब आपकी इनकम डिक्रीज़ हो रही है, जब आपकी इनकम जो है वो कम हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड पीछे जा रही है। जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड राइट साइड शिफ्ट हो रही है। और ऐसे इन्फीरियर गुड्स में उसका उल्टा होगा, इनकम डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है तो आपकी डिमांड बढ़ रही है, और इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड कम हो रही है। टेस्ट और प्रेफरेंस फिर से वही, अगर आप पॉजिटिव टेस्टेड हो तो राइट साइड डिमांड, और अगर आप नेगेटिव टेस्टेड हो, आउट ऑफ फैशन है, तो लेफ्ट साइड डिमांड। ओके हो गया। उसके बाद यही आपके पास देखो बैकवर्ड शिफ्ट और पॉजिटिव। क्लियर है। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगे इसके अंदर कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ मिसिंग है तो वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। ओके है दोस्तों, धन्यवाद प्यार देने के लिए, और कमेंट्स और लाइक करते रहिए। थैंक यू।